नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360 चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा में मेरे साथ होते हैं थिंक 360 के सरपंच प्रदीप बिदावत जी, जो हम और ये मिलकर बात करते हैं जनता क्या सोचती है, क्या सवाल है और क्या हालात है राजस्थान की लोकसभा सीटों का। आप सभी को पता ही है कि कल यानी कि पहले फेज के चुनाव होने हैं लोकसभा के। राजस्थान की 12 सीटों में चुनाव है, कल 25 में से 12 सीटों पर चुनाव है। और आज मैं हमारे सरपंच के साथ बात करेंगे 12 सीटों पर क्या माहौल है, कौन अभी भारी है, टक्कर कहां है, बीजेपी कितनी उसमें दबाव में दिख रही है या फिर कांग्रेस दबाव में, क्या है, पूरा विश्लेषण आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रदीप जी पहली से। जी। तो प्रदीप जी, बिना लाग लपट के शुरुआत करेंगे पहली सीट से, गंगानगर की जो सीट है। पहले अपन ओपनिंग रिमार्क से शुरू करते रहे। चलिए तो आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए। 12 सीटें जो हैं, इन 12 में फिलहाल गणित ये है कि 11 सीटों पे भाजपा है 2019 और आज से नहीं 10 साल से है। अच्छा, इन 11 सीटों पे 10 सालों से भाजपा है। जी बिल्कुल, राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे एनडीए जीत रहा है ना। बिल्कुल। और नागौर एक ऐसी सीट है जहां आरएलपी काबिज है। हम्म। आरएलपी ये सीट बचाने के लिए इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है। अच्छा। ठीक है। तो अब भाजपा इन 11 सीटों की बजाय 12 करेगी या इससे भी कुछ कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर देखा जाए कुल मिला के इस लोकसभा चुनाव को, तो ये राजस्थान का वो हिस्सा जो कि उत्तरी, कुछ मध्य हिस्सा और पूर्वी राजस्थान पूरा इसके अंदर, और जो 7 रिजर्व्ड सीटें हैं राजस्थान में, 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए, उसमें से 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है। और एससी की थी सभी चारों सीट पे चुनाव हो रहा है एससी वर्ग के लिए। ठीक है। और यह चुनाव जो है सीधे तौर पे 3 बड़ी रिमार्केबल हॉट सीट बनी हुई हैं डिग्निटरीज, बीजेपी के डिग्निटरी लीडर्स के कारण। एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो विधि मंत्री हैं, एक भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मामलों के मंत्री हैं, राज्यसभा के मेंबर थे, अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक चूरू सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मंत्री तो कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन 25 साल से काबिज कस्बा परिवार को इस बार मौका नहीं दिया बीजेपी ने। ठीक है, वो कांग्रेस पे, लेकिन कांग्रेस पे राजेंद्र राठौड़ की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है बिल्कुल कि भाजपा के विधानसभा चुनाव के 3 चेहरे कौन, अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन 3 में से एक के लिए वो एक की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है इस सीट पे, चूरू पे। तो कुल मिला के यह जो चुनाव है, अब स्थिति यह है कि पिछली बार थोड़ा अलग मामला था। इस बार 4 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में बताई जा रही है, या कांग्रेस थोड़ा भारी पड़ रही है। अब ये वोटर पे डिपेंड करेगा कि वो किस ओर जाता है। मसलन कि अपन झुंझुनू देखें, अलवर देखें, अलवर में भी जिस तरीके से यादव वर्सेस यादव। और आपको आश्चर्य होगा कि 12 में से 8 सीटें ऐसी है जहां दोनों प्रमुख पार्टियों के आमने सामने प्रत्याशी एक ही जाति के। हाँ, ये बात देख मैं इस बार नोटिस कर। चलिए शुरू करते हैं आपके ओपनिंग रिमार्क के बाद। तो पहली सीट है गंगानगर से हम शुरू करते हैं। गंगानगर। तो गंगानगर से क्या आपको लग रहा है इस वक्त, क्या बीजेपी? गंगानगर का वोटर जो है ना, वो किसी पार्टी में बनने वाला या इस तरह का, वो पंजाब मूड का वोटर है। गंगानगर को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। बिल्कुल। लोग एनर्जी सोर्स यानी कि पेट्रोलियम भी पंजाब से लेके आते हैं, सस्ता है वहां पे इसलिए। हनुमानगढ़ हरियाणा से टच है, बेलोस बेलाग मूड के लोग हैं। हनुमानगढ़ की 2 सीटें वैसे चूरू में है विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पे प्रियंका बेलान है भाजपा से, कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा है जिनके पिता बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। तो यहाँ चुनाव जो है वो सोच पब्लिक वोटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए भैरव सिंह शेखावत यहाँ तीसरे नंबर पे चले गए थे। ये बड़ी बात है। तो वोटर जो है वो यहाँ का अलग मूड का है, कम्युनिस्टों का प्रभाव है। कम्युनिस्ट प्लस कांग्रेस अभी एक है दोनों। तो यह देखने वाली बात है कि कभी यहाँ मार्क्सवादियों का, खास करके कम्युनिस्ट में जो मार्क्सिस्ट रहे हैं, उनका ज्यादा प्रभाव रहा है, तो वो कांग्रेस के साथ जाते हैं। कास्ट फैक्टर यहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नहर का पानी इशू है, किसानों वाला मैटर यहाँ पे ज्यादा करेगा। अग्निवीर का इशू भी यहाँ थोड़ा बहुत, अग्निवीर का लग रहा है यहाँ बहुत ज्यादा होगा। इस बेल्ट में सबसे ज्यादा अग्निवीर कहीं मार्क करेगा पूरे इलेक्शन में राजस्थान दोनों फेज में। तो यही फेज अग्निवीर से प्रभावित है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ से ज्यादा लोग आर्मी में, बीकानेर, यहाँ के लोग बहुत जाते हैं आर्मी में, नागौर इवन, हाँ इवन ये भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो अग्निवीर अगर कर रहा है सेटअप तो यही कर रहा है। राम वाला मामला सीधे तौर पे बड़ा एक मामला यहाँ पे रहेगा कि इन्हीं सीटों में, लेकिन प्रभाव यहाँ पे बीजेपी का इतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना बाद वाले में रहेगा, क्योंकि धार्मिकता के माहौल से यहाँ
अलग तरह की धार्मिकता है। कैसी अलग तरह की? अलग तरह की, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा काफी सीटों पे यहाँ पे है। कांग्रेस ने तो गठबंधन भी किया है सीकर में कम्युनिस्टों से। दूसरा यहाँ पे आस्था जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मोड में है, मतलब आर्य समाजी हैं, जाट वोटर बड़े पैमाने पे। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि तो और यहाँ के जो राजपूत वोटर हैं वो देवी भक्त रहे हैं, शाक्त, ठीक है, तो वैष्णव, और वो मूड ये सारा है कि भाई लोग काम पे वोट मांग रहे हैं। और इस इलाके में अगर जयपुर शहर, ग्रामीण और पूर्वी राजस्थान छोड़ दें तो इस इलाके में तो कोई बड़ी इंडस्ट्री या कुछ है नहीं। केंद्र सरकारों ने कभी कोई नहीं दिया। रेलवे कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में दी थी, खुली नहीं। तो सोर्स ऑफ इनकम राजस्थान में कोई बड़ा नहीं है इस प्रदीप इलाके जी, में। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ CPIM एम का जी। ये राजस्थान में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट में आप क्या बताते हैं कि कम्युनिस्टों का क्या रहा है राजस्थान में, थोड़ा बताएं। प्रेजेंट में क्या स्थिति है और फ्यूचर आप क्या देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान? पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था देश हम्म। में, उसमें विपक्ष कम्युनिस्ट रहा था। दूसरे चुनाव में भी विपक्ष कम्युनिस्ट था। तीसरे में स्वतंत्र पार्टी हुई। फिर बाद में कम्युनिस्ट तो लंबे समय तक विपक्ष रहे हैं। 77 से पहले तो कम्युनिस्ट ही थे सब कुछ। बाद में भी जब 89 में गवर्नमेंट बनती है बीजेपी के सपोर्ट से, तो कम्युनिस्ट साथ आए थे। लेकिन अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में इन्हीं 12 में से एक सीट बीकानेर पे कम्युनिस्ट सांसद रहे हैं, शौकत सिंह मक्का सर। इसी हालांकि सेकंड फेज में अजमेर, वहां से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, जिनका नाम था स्वामी कुमारानंद। बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे वो व्यक्ति, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठाई अहमदाबाद अधिवेशन में 1922 में। जो कट्टर कांग्रेसी था, जिसने अपनी जिंदगी के 70 में से 30 साल जेलों में निकाल दिए देश की आजादी के लिए, वो कम्युनिस्ट हमारे यहाँ का विधायक रहा है। कुमारानंद बाद में कम्युनिस्ट हो गए, और वो कहते हैं जब वो विधानसभा में एंटर हुए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने उनको दंडवत प्रणाम किया कि आप लोगों ने, वो भारत की आजादी के लिए चीन के बड़े नेताओं से मिला। वो व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ था, महात्मा गांधी के कहने पे ब्यावर में आके रहा। ब्यावर में उनकी मूर्ति लगी है, और यहाँ कम्युनिस्टों का जो बड़ा वो हॉल है, जो उनका ऑफिस है, उसका नाम कुमारानंद ऑडिटोरियम है। और अमरा राम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, 7वां 8वां या 9वां चुनाव लड़ रहे हैं सीकर से। धोध, और खुद 4 बार विधायक रहे हैं दांतारामगढ़ से। अच्छा। आपके इसी गंगानगर सीट पे अगर अपन देखें तो पवन दुग्गल विधायक रहे हैं इसी इलाके से। बलवान पूनिया विधायक रहे हैं, जो कि अभी राहुल कसवा का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा है, क्योंकि खेती, किसानी, वो हंसिया और हथौड़ा, मतलब किसान बिल्कुल एक लंबे। तो ये प्रॉस्पेरियस इलाका नहीं है। यहाँ के राजा महाराजा भी ज्यादा पैसे वाले नहीं हुआ करते। लेकिन दूसरे चरण में जहां है, राजस्थान में प्रॉस्पेरिटी रही है, मतलब कि वहां माइनिंग है, वहां एग्रीकल्चर भी, अच्छा पानी है वगैरह, ये सारी चीजें जो है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर तो देखिए, अगर ये सीकर सीट कम्युनिस्ट जीत गए, हाँ, तो कांग्रेस सीकर में मतलब आगे फिर उसको छोड़नी पड़ेगी धोध और दांतारामगढ़ जैसी सीटें जहां प्रभाव है। क्योंकि यहाँ पे न केवल अमराराम बल्कि पेमाराम भी विधायक रहे हैं यहाँ पे सीकर सीट पे। तो कम्युनिस्ट हमेशा के लिए मांगेंगे, नहीं देंगे तो अगली बार वो इसके अगेंस्ट होंगे। यही तो खेल है। हनुमान बेनीवाल के साथ इस बार बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया तो अगेंस्ट है ना, कांग्रेस में चले गए। तो राजनीति में तो यही है कि आप एक बार हाथ पकड़वा दो, फिर छुड़ाना मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, ये ना आपने देखा कि क्या भविष्य है, प्रेजेंट पास हमने बिल्कुल बताया। अब अगली सीट बीकानेर वाली पर बात करें। बीकानेर में देश के विधि मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल। और कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा। अर्जुन राम मेघवाल बड़े नजदीकी माने जाते प्रधानमंत्री मोदी के। देखो, अर्जुन राम मेघवाल की एंट्री वसुंधरा खेमे से हुई। अर्जुन राम मेघवाल बेसिकली तो आईएएस अफसर थे, और शायद पशुपालन विभाग में नौकरी करते थे। आईएएस भी वो उस कोटे से बने हैं, प्रमोशन हो गए नहीं, एक कोटा होता है कि अलाइड सर्विस में से लिए जाते हैं, विभागीय सर्विस में। भजन अच्छे गाते हैं। भजन पहला चुनाव में तो वो पेटीबाजी से प्रचार करते थे, अब शायद नहीं करते। गीत वीत लिखते हैं, भाभी जी पापड़ वाला गीत और उनके काफी फेमस हुए थे। इस बार उनका सामना जो है वो है गोविंद राम मेघवाल, जो पिछली बार आपदा प्रबंधन के मंत्री थे। गोविंद राम मेघवाल नोखा से विधायक रह चुके हैं। नोखा जब रिजर्व सीट हुआ करती थी, अभी खजुआला में चुनाव वो हार गए। खजुआला से विधायक थे पिछली बार। तो यहाँ बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में अब टक्कर में है मामला। जिस तरह टक्कर में क्यों है? इतने टाइम से पुराना व्यक्ति, इतना मंत्री पद रहा, सब कुछ, टक्कर में आपको क्यों लग रहा है? क्या कारण? बेसिक नीड मैं बता रहा हूँ, जो कारण है कि भाई यहाँ पे कम्युनिस्ट सांसद रहे हैं। हाँ, तो कम्युनिस्ट विचारधारा भी है। बिल्कुल। आरएलपी का प्रभाव भी रहा। जिस तरह से रेवंत राम कुमार खड़े हुए थे, जो विधायक रह चुके पहले, वो आरएलपी से खड़े हुए थे, वो वोट ले गए थे बीकानेर की नोखा वाली सीट पे। और इधर आरएलपी का थोड़ा सा प्रभाव है, जाट वोट बैंक है। अगर हनुमान बेनीवाल की तरफ से मूव होता है
हालांकि राजपूतों को साथ लिया इन्होंने, देवी सिंह भाटी और उसको लेके, लेकिन जो यूथ राजपूत है वो रूपाला के बयान बिल्कुल फिर इनके चलते नाराज है, तो बीजेपी को मूल वोट बैंक खोने का डर है। तो ऐसा अपन नहीं कह सकते कि अर्जुन मेघवाल जीत ही सकते। अर्जुन मेघवाल अच्छी मजबूत स्थिति में है। देवी सिंह भाटी के पोते अब विधायक बन गए हैं, वो ज्यादा कोई, देवी सिंह भाटी का अपना एक प्रभाव रहा है वहां के राजपूतों में खास करके। लेकिन जाट जो है, जाट किस ओर जाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। बड़ा फैक्टर बनेगा, जाट किस ओर जाएगा। जी जी बिल्कुल। बीकानेर में जाट सांसद रहे हैं जब अनरिजर्व रही है सीट, तो आप देखिए धर्मेंद्र यहाँ से सांसद रहे हैं जो हेमा मालिनी के पति हैं, जो बॉलीवुड स्टार हैं। यहाँ पे रामेश्वर डूडी सांसद रहे हैं जब अनरिजर्व थी। तो यहाँ से बलराम जाखड़ रहे हैं, यहाँ से फिर बाद में ये लगातार 4 बार से अर्जुन राम मेघवाल है। तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि अर्जुन राम मेघवाल जीत ही रहे हैं, वहां टक्कर है, जनता तय करेगी क्या होगा। बिल्कुल। मैं एक प्रश्न थोड़ा सा इससे इतर हटना चाहूंगा, क्या कारण राजस्थान में किसी कलाकार को मौका दिया गया? जैसे मैं देखता हूँ पूरे बीजेपी ने कंगना हो गई, फिर धर्मेंद्र को दिया था एक समय, लेकिन इस बार इन 25 दिनों में मुझे नहीं दिख रहा कोई कलाकार। खिलाड़ी को दिया है बीजेपी ने मौका, देवेंद्र झाझड़िया को। चलिए खिलाड़ी पहले राज्यवर्धन राठौड़ जो कि ओलंपियन रहे हैं, ठीक है, उनको दिया गया मौका। उसके अलावा किसान वाले मामले में वो लुम्बाराम चौधरी को जालोर से बता रहे हैं जिस तरह। चलिए खिलाड़ी का नाम निकला है, देवेंद्र का नाम निकला है, तो चूरू सीट पर बात कर ही लेते हैं जी। हमने पहले भी बात की है चूरू सीट पे, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव। आप मुझे बताइए चूरू सीट का क्या आप माहौल देख रहे हैं? चूरू में टक्कर है बिल्कुल कांटे की, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी लोग जो समझते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी राहुल कसवां के खिलाफ भी है कि राजेंद्र राठौड़ से अगर नाराजगी थी तो राजेंद्र राठौड़ को हरा दिया गया। बिल्कुल ओके, राजेंद्र राठौड़ को लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री का सलाहकार होने के अलावा और कोई बड़ा पद भी नहीं मिला कैबिनेट में। लेकिन राजेंद्र राठौड़ एक बड़े बीजेपी के नेता हैं, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। अब विशाल ये है कि राहुल कसवां हर सभा में ये कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को थोड़ा सा धक्का देना वो खत्म है। तो जनता ये सोचेगी कि भाई हमें सांसद चुनना है या किसी को खत्म करना है। राजेंद्र राठौड़ से किसी वर्ग की, जाति की या पार्टी की नाराजगी थी, वो चुनाव में हारने के बाद, जैसे देवजी पटेल वाला मैं देखूं, सांचौर में जो नाराजगी थी देवजी पटेल हार गए, पिक्चर खत्म। लेकिन अब अगर वहां वैभव गहलोत ये कह दे कि साहब देवजी पटेल को और खत्म करना, फिर पब्लिक क्या है इतना ज्यादा सेंटिमेंटिव नहीं होती। तो यह एक माइनस पॉइंट राहुल के लिए रहेगा कि आप 25 साल से लगातार, और उससे पहले भी 5 साल, 30 साल वो सीट आपके पास रही है, आप सांसद थे, केंद्र में राज्य में लगातार सरकारें रही है, बिल्कुल ये रही। और चूरू के नाम पे वहाँ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वो हमने कल बात, बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहां पर। एजुकेशन हब बन गया लेकिन चूरू नहीं बन पाया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन हब नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दिल्ली से जो हाईवे निकल रहा है वो सीकर होते हुए निकल रहा है या चूरू का एक हिस्सा छोड़ते हुए निकल रहा है, सेंटर से कुछ ऐसा डेवलपमेंट चूरू में नजर नहीं आता। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं कि लोग सोचते हैं, आप तो सोचेंगे जाति से इतर, कभी तो सोचेंगे डेवलपमेंट मुद्दे होंगे, आज है सोच रहे हैं, और युद्ध तो सोचना ही। लगातार कह रहा हूँ, कोविड के बाद लोगों की सोच बदली। कोविड के बहुत कुछ बदला है, सोच के अलावा भी लोगों की सोच बदली। यार फटाफट करो जो करना है। पहले फोन में 12 घंटियां जाती थी, तब भी हम वेट करते थे। डायल से घुमाके वाला भी होता था तो आदमी आधा घंटा दिल्ली फोन लगाना, आधा घंटा वेट कर लेता था, वो उसमें लाइन जोड़ेगा। अब आपने छठी घंटी में फोन नहीं उठाया तो दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे कब ब्लू टिक हो वो देखना पड़ता है। तो नेताजी 5 साल का टाइम नहीं है, 25 साल का टाइम बहुत है। लोग सोच रहे हैं बहुत है। जैन जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, देखने वाली बात है। चलिए, जैन जी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि किस तरीके से ये कहाँ शिफ्ट होता है पूरा जैन जी जो मामला है। चलिए बात करते हैं, चूरू हो गया, झुंझुनू पर बात करेंगे। झुंझुनू को देखकर क्या लग रहा है? हाँ, झुंझुनू में जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं, गद्दावर जाट नेता शीशराम ओला के बेटे हैं ब्रजेंद्र ओला, जो 4 बार से लगातार विधायक हैं। पहली बार ऐसा है कि राजपूत यहाँ ओला के पक्ष में जा रहे हैं। गुजरात का सबसे बड़ा प्रभाव अगर कहीं पड़ रहा है तो झुंझुनू सीट पे पड़ रहा है। ओके, ठीक है। मारवाड़ की दूसरी सीटों में रविंद्र भाटी की वजह से बीजेपी के वोट ज्यादा कट रहे हैं गुजरात के। यहाँ सबसे ज्यादा की ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और उसकी वजह है कांग्रेस के नेता हैं यशवर्धन सिंह शेखावत, जो कि सचिव हैं कांग्रेस के। उनके फादर एमएलए रह चुके हैं झुंझुनू से प्रॉपर। यशवर्धन सिंह ने खुद ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और 12-15 हजार वोट भी आए थे उनके 2018 में। वो पहले भाजपा की आईटी टीम में थे, तो वो सारा सेटअप जानते हैं, उनके पास पूरा एक मैनेजमेंट है चुनाव का। तो राजपूतों वाली कमाल 2-2.5 लाख वोट जो बीजेपी के अगर माइनस होते हैं, यहाँ कांग्रेस में चले जाते हैं, तो फिर मैंने जो 4 सीटों का नाम बताया उसमें फंसी हुई सीट कांग्रेस के लिए झुंझुनू है। तो ओला अगर निकलते हैं तो फिर एक अवसर ये भी बनता है कि
झुंझुनू सीट जो है वहां उपचुनाव होंगे, और राजपूत कांग्रेस ने किसी राजपूत को मेन चुनाव में टिकट नहीं दिया था। तो ये इस बार बात क्या है। सोचेगी क्या जी? सोचेगी? जी, तो ये समाज अलग तरीके उसी तरीके से सोच रहा है जैसे शिव का मुसलमान सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ मूव करेगा ये बहुत एक अलग एग्जैक्टली एग्जैक्टली बात है। एग्जैक्टली। लगातार जिस तरह बयान आ रहे हैं, लगातार उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। चलिए अगली सीट बात करते हैं सीकर। जी, सीकर को देखकर क्या सोच? मैंने विश्लेषण किया था कि सीकर जो है वो भगवा वर्सेज लाल का मामला है। भगवा वर्सेस लाल, क्यों? लाल सलाम वही नाम कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट बिल्कुल। जी, तो कम्युनिस्ट अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक लड़ाई के अगर एक बड़े नेता के रूप में देखे जाएं तो उसमें कोई दो दोहराए नहीं, बिल्कुल। उनका नॉलेज गजब का है, चीजें गलत गजब की है। दोनों ही प्रत्याशी एक ही जाति से हैं। अब सुमेधानंद सरस्वती जो है वो लिबरल नेता है, देखा जाए तो धर्म, वो जेपी के आंदोलन में सक्रिय रहे, जेपी का जो आंदोलन था बचपन पुराने समय में। अब वो सर्वानंद स्वामी से दीक्षा लेके वो बाद में साधु बन गए 84 85 के आसपास, और फिर उनको पहला चुनाव आसानी से जीत गए, दूसरे चुनाव भी आसानी से जीत गए। अब चूंकि जाट वोटर जो है वो अगर अमराराम की तरफ पूरा जाता है तो भी यहाँ ज्यादा मुश्किल मामला लग नहीं रहा, क्योंकि राम वाला फैक्टर यहाँ और एक भगवा संत और ये चीजें, तो सीकर में राजपूत अच्छी संख्या में है। सीकर जिले की एक सीट है फतेहपुर, जहां मुसलमान बहुत ज्यादा है, विधायक भी मुसलमान बनता है, हाकम अली अभी विधायक हैं वहां से। वो सीट झुंझुनू लोकसभा में है परिसीमन के चलते। ऐसे में अगर वो इधर होती तो थोड़ा फायदा हो सकता था। डोटासरा की खुद की सीट है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ उसी में आता है। तो क्या डोटासरा जो है वो यहाँ, क्योंकि चीजें हैं, वो भी चाहेंगे कि उनका अलायंस जीते, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के मन में एक चीज तो होगी, जो खांटी कांग्रेसी हैं उसके मन में एक चीज तो होगी कि बांसवाड़ा अगर हार जाते हैं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वहां भारत आदिवासी पार्टी फैल जाएगी। नहीं तो कम्युनिस्ट अगर हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फैल जाएंगे कम्युनिस्ट, है ना। तो वो खांटी कांग्रेसियों से बात करें तो उनका ये, लेकिन अगर कांग्रेस बड़ा शिद्दत से तरीके से चुनाव लड़ती है तो टक्कर यहाँ भी। चलिए अगली सीट है अलवर। जी, अलवर को देखकर क्या लग रहा है? अलवर में जो चुनाव देखें अपन 2014 से 19 तक का मुख्य चुनाव अगर देखें तो इन चुनाव में राजपूत वर्सेस यादव चुनाव रहा। 2004 में यहाँ भंवर जितेंद्र सांसद बने थे, 2009 में भी भंवर जितेंद्र बने, लेकिन फिर 14 में यहाँ पे महंत चांदनाथ सांसद बने। चांदनाथ पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। तो महंत चांदनाथ का निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव हुआ 17 में या 18 में, तो उसमें डॉक्टर करण सिंह यादव कांग्रेस के सांसद बने थे। अब चांदनाथ के जो शिष्य हैं बाबा बालकनाथ 2019 में असेंबली भी जीते अभी रिसेंटली, वो अब तिजारा से विधायक बन गए। तो यहाँ भाजपा ने केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव को भेजा और कांग्रेस ने फिर उतारा है ललित यादव को, जो मुंडावर से विधायक है, अभी युवा है। अब यादव वोट बैंक जो है वो किस दिशा में जाता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव अगर एक बार बनते हैं तो यादवों का बहुत अलग तरीके का मतलब वहां यादवों के जो राजा माने जाते हैं, रेवाड़ी जो रियासत थी वो केंद्र में मंत्री हैं, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं, पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे, राव इंद्रजीत। हरियाणा से बात चली थी कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से इनको लड़ाया जाए भूपेंद्र यादव को। वहां मामला इंद्रजीत उन्हें पसंद नहीं करते। मूलतः है भूपेंद्र यादव हरियाणा के रहने वाले, बिल्कुल। एजुकेशन अजमेर में हुई, फिर राज्यसभा से जाके ये, लेकिन क्या एक और बड़े नेता को, राज्य के जो बड़े नेता हैं वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ एक और केंद्र का नेता स्थापित हो जाए? वोटिंग पॉलिटिक्स में अकोमोडेट करना मुश्किल है, कर पाए, यह माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर अलवर के लोग ये सोचते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री जिसके पास एक प्रभावी महकमा है या आगे भी होगा ऐसी उम्मीद करते हुए वोट करें, तो भूपेंद्र यादव के प्लस की चीजें, यादव प्लस यादव आधे आधे वोट बटे तो ललित यादव मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे 3 विधायक भाजपा के हैं सर। जसवंत यादव हैं, उसके अलावा ये आपके संजय शर्मा हैं अलवर से, बहरोड से हैं जसवंत यादव, और तीसरे हैं बाबा बालकनाथ तिजारा से। लेकिन 5 विधायक कांग्रेस के हैं और कुल 1.5 लाख के आसपास वोटों में विधानसभा चुनाव में प्लस हैं। दूसरा, राजपूत नेता भंवर जितेंद्र जो है वो कोशिश में जुटे हैं कि भाई यहाँ से ये सीट निकाली जाए, एक युवा ललित यादव जो है उनको तो ये सीट भी बड़ी टफ सिचुएशन में है, और अग्निवीर का मुद्दा यहाँ भी काम करेगा, ईआरसीपी वाला मुद्दा यहाँ भी काम करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो अलवर जो सीट है वो भाजपा आसान मान रही होगी, आसान नहीं है सीट, फंसी हुई है जी। अच्छा, अगली सीट है
नागौर की। जी जी। नागौर जो है उसमें आप समझ नहीं पा रहा हूँ कि नागौर भाजपा के पास जाएगी, कांग्रेस के पास जाएगी, या उसके गठबंधन आरएलपी जो है उसके पास जाएगी, क्या है नागौर का, थोड़ा बताइए। देखिए, नागौर एक ऐसा इलाका है जो राजस्थान के सबसे बीच का जिला, बीच का लोकसभा क्षेत्र है, और इससे जयपुर संभाग भी टच होता है, अजमेर संभाग का एक खुद हिस्सा है, जोधपुर संभाग भी होता है, मेवाड़ का हिस्सा भी टच होता है, बीकानेर संभाग भी टच होता है, और सीकर संभाग भी टच होता है। तो बीच का इलाका, यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आप सुजानगढ़ से पार होते हैं, जैसे लाडनू में एंटर करेंगे, चूरू वाला मूड है, हरियाणा वाला कल्चर। नावा से एंटर करेंगे, जयपुर वाला मूड है, हाड़ौती वाला कल्चर। आप मकराना से एंटर करेंगे, अजमेर वाला। तो यह अलग अलग विचारधारा, विचारों वाले वोटर हैं। हनुमान बेनीवाल जो है, उसने मिर्धाज जो रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को स्टॉप किया और आरएलपी की एक विकल्प दिया। उन्होंने पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया था, इस बार वो कांग्रेस से हैं। ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस से थी, इस बार बीजेपी से। ठीक है, ये राजनीति में चल ही रहा है। तो यहाँ अब देखना यह है कि ज्योति मिर्धा, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आई हैं, 2009 से 14 का उनका जो कार्यकाल है, लोग उसे आंकते हुए अगर वोट देंगे तो फिर हनुमान प्लस में रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हनुमान लड़ भिड़ जाते हैं, मैंने देखा उनके, हाँ कोई बिल्कुल वो एकदम अलग तरीके से लोगों की भाषा को लेके बात करते रहे। हनुमान बेनीवाल की जबान साफ नहीं है, वो ढंग से नहीं बोलते, लेकिन उनको पिछाड़ दिया जिस तरीके से। एक और मिर्धा आए, तो वो चीज जो रिचपाल मिर्धा ने जो, तो ये सारी चीज। दूसरा, गजेंद्र सिंह रसीदपुरा वहां बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत हैं, राजपूतों के अगर वो वोट काट लेते हैं, लग रहा है आपको? लग रहा है जिस तरीके से। अगर यहाँ पे रविंद्र भाटी वाला या गुजरात वाला मैटर सेट हुआ, तो फिर राजपूत यूथ उनको वोट देगा, और वो सीधा सीधा फायदा हनुमान बेनीवाल को होगा कि जो वोट उनका माइनस हो रहा था वो शून्य हो गया। अगली सीट है जयपुर शहरी, जहां हम जी, जयपुर शहर में मंजू शर्मा और आमने सामने है प्रताप सिंह खाचरियावास। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंट देखा जा सकता है कि पहले ये शर्मा जी को दी गई थी सीट, सुनील शर्मा को, और एक कारण से उन्होंने हटा दी, फिर प्रताप सिंह को दे दी। प्रताप सिंह ने यहाँ टिकट मांगा था, किसी एक और प्रत्याशी का नाम चला था, महिला प्रत्याशी का। प्रताप सिंह को लगा ये मेरे सामने कमजोर कैंडिडेट होगी, प्रताप सिंह का टिकट हो गया। बाद में बीजेपी ने मंजू शर्मा उतार दी। मंजू शर्मा पुराने भाजपा के परिवार से रही हैं, बिल्कुल काफी पुरानी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा का गढ़ रही है सीट। ये सीट बहुत एक लंबी टाइम से रही। मैं पूछना चाह रहा था कि मंजू शर्मा को देने के पीछे क्या कर, 2 टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 टाइम एमपी यहाँ से एक ही था, 2014-19 में जीतने वाले जो एमपी थे उनको हटाकर इनको दी गई मंजू शर्मा को। बहुत जगह से हटाई है। नहीं तो क्या कोई बड़ा कारण पीछे बीजेपी चाहती थी इस बार नाम बदलना, उनके खिलाफ एंटिंग? वसुंधरा राजे वाला मामला भी एक माना जा सकता है कि उनसे, और उसके अलावा भी सारी चीजें जो है लोकसभा में, मतलब वो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा टिकट देना, तो उसमें यहाँ से भी दिया है, ज्योति मिर्धा को भी दिया है। अगर सीट से महिला को खड़ेगा तो परसेप्शन अच्छा बचता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लगभग राजसमंद से राजपूत महिला को इसलिए दिया है कि राजस्थान में अगर किसी सीट पे सबसे ज्यादा राजपूत हैं तो वो राजसमंद है, 4-4.5 लाख राजपूत बताए जाते हैं। तो उन्होंने दिया है। तो यह जो सीटें हैं, जैसे पिछली बार दिया कुमारी को वहां से उतारा था, इस बार विद्याधर नगर सबसे सेफ सीट थी, इसलिए दिया कुमारी को वहां उतारा गया। तो जयपुर शहर जो है वो बीजेपी से, प्रताप सिंह हारेगा सहारा वाला डायलॉग देके खुद ही बैकफुट पे से आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अगली सीट है जयपुर ग्रामीण। हाँ, जयपुर रूरल जो है 2009 में ही तो सीट बनी है। यहाँ सबसे पहले राव राजेंद्र सिंह और गुलाब चंद, वो क्या नाम था उनका, लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया में मुकाबला हुआ था, राव राजेंद्र हारे थे वो चुनाव, राव राजेंद्र उस वक्त विधायक थे। लेकिन यह सीट इस बार फिर राव राजेंद्र है, लेकिन सामने अनिल चोपड़ा है, युवा है अनिल चोपड़ा। राव राजेंद्र सिंह उम्रदराज ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो लेजिस्लेटिव समझ है वो गजब की है राव राजेंद्र सिंह की। दूसरा, वो यहाँ 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ वो फिलहाल मंत्री हैं। फिर लालचंद कटारिया जो 2009 में उनके खिलाफ लड़के सांसद बने थे, वो भाजपा में आ गए, तो वो कितना सपोर्ट करते हैं क्या है। दूसरा, यादव अगर कोरिलेशन यहाँ होता है, यादव अगर राव राजेंद्र को वोट करते हैं, क्योंकि राजेंद्र यादव कांग्रेस में जो गृह राज्य मंत्री थे वो भी भाजपा में आ गए बालकनाथ की वजह से। राव राजेंद्र को अगर यहाँ यादव वोट करते हैं राजपूत को, और राजपूत अलवर में अगर भूपेंद्र यादव को सपोर्ट करता, तो ये सीट दोनों निकलने की स्थिति में बनती है। तो यहाँ राजपूत और यादव कोरिलेशन इंपॉर्टेंट लगता है बड़ा। भरतपुर अगली सीट है हमारे लिए, भरतपुर। हाँ, भरतपुर में भी स्थिति ठीक है भाजपा की, ज्यादा मुश्किल नहीं। भरतपुर हर बार अपना सांसद बदल रहा है, रिजर्व सीट है, इसलिए ज्यादा कोई ऐसा हॉट वाला मामला है नहीं, और भाजपा यहाँ थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगली सीट है दौसा। हाँ, दौसा में पेच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि दौसा में
मुरारी लाल मीणा जो एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, पहले बसपा से आए थे वो, बसपा में थे, और उन्होंने 2008 में चुनाव लड़के, फिर वो 6 विधायक जो मर्जर हुए थे उसमें मुरारी भी एक थे। और कई तरह की नाराजगी, मीणा समाज के युवाओं को लगता था किरोड़ी मीणा जो है उप मुख्यमंत्री तो कम से कम बनाए जाएंगे। और जिस तरह से 5 साल किरोड़ी मीणा ने संघर्ष किया, और किरोड़ी मीणा अब पार्टी के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं, भीड़ किरोड़ी मीणा की सभा में भी नहीं आ रही, किरोड़ी मीणा नाराज हो रहे हैं, 2-3 वाकये ऐसे हुए। इसका असर अलवर सीट पे भी, जहां मीणा वोट बैंक है, अगर अपन देखें सीट वहां की, अगर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, तो वहां कांग्रेस से मीणा विधायक हैं। तो यह जो वोट बैंक है, क्योंकि अलवर वाले में मैं बता दूं 32% SC/ST है, वहां आपको भूलना नहीं चाहिए कि वहां राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता उसी इलाके से हैं, टीकाराम जूली SC के बड़े नेता के तौर पे स्थापित किए गए। तो यह सारी चीजें जो है, खास करके कि ये जो इलाका है हाड़ौती वाला, यह एक इम्पैक्ट कर रहा है। तो भरतपुर, धौलपुर, ये सीटें जो है, ये थोड़ा बीजेपी वो हो सकती है, लेकिन अलवर, जयपुर ग्रामीण में वाइस वर्सा चीजें अच्छा, चलिए आखिरी सीट है करौली धौलपुर, हमारी सीट है, जैसे कि भी जिक्र किया आपने। जी जी जी। क्या लग रहा है, बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है या फिर कांग्रेस, या खाता खुल पाएगी? कांग्रेस कोशिश कर रही है खाता खोले यहाँ पे, लेकिन कुल मिला के लोकसभा चुनाव तो जनता पे, किसी भी तरह का चुनाव तो वोटर पे डिपेंड करता है, और निश्चित तौर पे सभी लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। मैं बस यही कहने वाला था जी, कि सीटें 12 हो, 22 हो या 200 हो, एक चीज आपको सोचनी चाहिए, जो दर्शक मैं बता, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन सीटों में, 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां एक ही जाति के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अलवर में यादव वर्सेज यादव है, नागौर में जाट वर्सेज जाट, सीकर में जाट वर्सेज जाट, झुंझुनू में जाट वर्सेज जाट, चूरू में जाट वर्सेज जाट, बीकानेर में मेघवाल वर्सेज मेघवाल, ठीक है। इधर राजपूत ब्राह्मण, राजपूत जाट, जयपुर सिटी और ग्रामीण में, दौसा में मीणा वर्सेज मीणा। तो यह तो जाति का मैटर हो गया। पार्टी का देखें तो जो पिछली बार कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में थे, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, राहुल कसवां, बहुत सारे ऐसे लंबी एक्सपीरियंस, इनकी निष्ठा की बात, नेताओं की निष्ठा में आप ना फंसे, ना आपसी संबंध खराब करें। चुनाव 1-2 दिन का है, बिल्कुल, ठीक है, 1-2 दिन का है। तो ये इनकी ना तो पार्टी के प्रति कोई निष्ठा वाली बात अपन कह सकते हैं, जहां मौका मिला कूद पड़े, तो अपने को संबंध खराब नहीं कर रहे, लेकिन वोट जरूर देना, उस व्यक्ति को देना जिससे ये लगे कि आपका हित साध सकता है और आप इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा है ना, चुनाव के बाद अक्सर नेताओं को ढूंढना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। नेताजी बाहर है, वहां है, फलाना है, लेकिन जातियों से ऊपर उठकर, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि कई ऐसी सीटें जहां जाट वर्सेस जाट है, बहुत सारे नेता है, तो जातियों से ऊपर उठे, वोट जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार वोट दे रहे हैं तो जाकर माहौल को देखिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा। लोकतंत्र का पर्व यूं ही नहीं कहा जाता जी। चलिए बात को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। थिंक 360 को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए यार, हमको घंटी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। थैंक यू।